आदाब नाजरीन, मैं सन एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत हम करेंगे उसी कोविड से जो फिर खतरे लेके मंडलाने लगा है। बारामूला के एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को कल देखा तो बताया कि लॉकडाउन फिर ज़रूरी है। अगले 5 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन आज लॉकडाउन की सूरत हाल उस लॉकडाउन की नहीं थी जो लॉकडाउन होता है। शायद बारामूला की आवाम भूल चुकी है कि लॉकडाउन दोबारा लगाया गया या उन्हें मालूम नहीं है। और आज बारामूला में सूरत हाल वही थी जो अक्सर होती रहती है, यानी कायदा और कानून ताक पे रखे होते और ताक पे रखे हुए कायदे और कानून के बावजूद आवाम सड़क पे और सड़क पे सूरत हाल हमारे नुमाइंदे ने देखी। जगह जगह सूरत हाल बारामूला की वही देखी जो दूसरे इलाकों की है, जो उन इलाकों की है जहां पे कोविड का कोई खतरा नहीं है, जहां कोविड छू के भी नहीं गुजरा है। बारामूला की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, वादी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, रियासत की सूरत हाल में कश्मीर तो तूफ़ान बर्पा किए हुए है, जम्मू में कदरे नरम सूरत हाल है, मुल्क में तादाद 30 लाख से ऊपर हो चुकी है। और बारामूला की आवाम आज इस कोविड लॉकडाउन के दौरान कुछ समझने से कासिर ही नज़र आ रही थी। ये बारामूला की कहानी ही नहीं सही, पुंछ में भी सूरत हाल ऐसी थी और पुंछ में भी SOPs का कोई दूर दूर तक ख्याल नहीं रखे हुए था। और शहर में भी लोग यही कहते हैं कि SOPs को कोई फॉलो नहीं करता है। कुछ तो है लेकिन वो नहीं है, वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ लंबी चलती है तो फिर उससे डर भी लोग भूल जाते हैं। और शायद वही बात है कि बारामूला से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर पुंछ तक सूरत हाल कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान या सूरत हाल के दौरान वो सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा था जो होना चाहिए था। और अब सियासत पे बात भी करेंगे, लेकिन सियासत में भी कुछ वही है जो बदला नहीं है। 5 अगस्त की तारीख बदली थी और उसके बाद कश्मीर की सियासत ठप होकर रह गई थी, लेकिन कुछ दिनों से सियासत फिर गरमाने लगी है। कांग्रेस के हलकों में कल नज़र दिल्ली पे थी और यह भी माना जा रहा था कि कल दिल्ली में सोनिया गांधी की कुर्सी रहती है या नहीं, उस पर सबकी नज़र थी, लेकिन बिलाखिर फ़िलहाल तो रह गई। और ये भी कहते हैं कि राहुल के लिए फ़िलहाल मैदान साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लीडर में तारिक हमीद खर्रा भी हैं और उनका मानना यही है कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स जो है वो अगर गांधी खानदान से बाहर का होगा तो फिर सूरत हाल वो नहीं रहेगी, सियासत वो नहीं होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तकरीबन 49 लोगों ने 49 पीपल स्पोक। एक भी शख्स ने, इंक्लूडिंग वो लोग जो 23 सिग्नेटरीज में से 4 ऐसे सिग्नेटरी हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट ये मेंबर रह चुके हैं इस वक्त, तो उनका भी यही मानना था कि कंटिन्यूएशन ऑफ मिसेस सोनिया गांधी जो है वो बहुत ही लाजमी है। उन लोगों ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, कि इंटरप्रिटेशन की एक्सप्लेनेशन दी, बाकी एक्सप्लेनेशंस दी, लेकिन हर एक का ये मानना है कि इस स्टेज पे पार्टी की प्रेसिडेंटशिप को किसी और के हवाले करना जो है वो पार्टी के वास्ते बहुत ही घातक साबित होगा। और अगर देखा जाए, जहाँ तक गांधी फैमिली का सवाल है, ताल्लुक है, तो जो कांग्रेस का जो फिलॉसफी है, जो इथॉस है, जो इंक्लूसिवनेस जो है, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो कास्ट, कलर, क्रीड के नाम पे बांटा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की फिलॉसफी जो रही है वो हमेशा से इंक्लूसिवनेस के ऊपर रही है। मतलब मेरे जैसा आदमी जो एक रीजनल प्लेयर था, कांग्रेस की फिलॉसफी से, खासतौर से इंक्लूसिव कैरेक्टर जो है कांग्रेस का, उसकी वजह से इंप्रेस हुआ और वहां पे चला गया। तो अगर कांग्रेस का वो इंक्लूसिव कैरेक्टर चला जाता है तो मेरे जैसे आदमी को तो सोचना पड़ेगा। इसी तरह तो हजारों लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस की फिलॉसफी, नेहरूवियन फिलॉसफी और जो कांग्रेस का इंक्लूसिव कैरेक्टर है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, 8 मजहब हैं इस मुल्क में, इन 8 मजहबों को लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो ये तो इस वक्त जो है वो तो पूरे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो आइडिया ऑफ जो प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके एक चैलेंज है और उसके ऊपर ये एक खतरा लाहक है। और उस स्टेज पे ऐसे प्रेसिडेंट को हटाना, और वो भी ऐसे प्रेसिडेंट को जिनके ऊपर ये टाइम एंड अगेन
ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इंक्लूसिव करेक्टर लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सेक्युलर करेक्टर लेके चल रहे हैं। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में से वर्ड सेक्युलर को भी निकाल देना चाहते हैं और जिनकी वजह से जिनका दबाव उनके ऊपर है, उनको आप कहते हैं कि आप हटा दीजिए या आप पार्टी का जो है वो एक चेंज आनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमने ये देखना है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये देखना है कि उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इस वक्त अगर मेरा मानना ये है, जो कि मैंने अपनी राय वहां पे भी रखी, मेरा मानना ये है एज ए पर्सन जो एक ऐसी रियासत से आता है जहां टर्मोइल आज का नहीं है, साल का, दहाइयों का है। मेरा मानना यह है कि अगर मुल्क में कोई ऐसी जमात जो इंक्लूसिव कैरेक्टर रखने वाली हो अगर ना रहे, तो फिर तो हम जैसे लोगों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं और दूसरी साइड से सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बीजेपी को इस चीज के वास्ते नाक में नकेल डाले हुए हैं। तो हम जैसे लोग तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इवन इफ ट्रांजिशन की कोई ऐसी बाकी मजबूरी होगी, लेकिन हमारे जैसे लोग जो इंक्लूसिव कैरेक्टर की वजह से कांग्रेस में हैं, तो हमारे वास्ते तो ये मुश्किल होगा। दिल्ली में सरफटोल नजर आई थी कांग्रेस की और कश्मीर में भी कुछ कम नहीं था। मोंगा की चिट्ठी और उसने कश्मीर, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस को हिला के रखा। लद्दाख से कांग्रेस के कुछ लोग पहले ही निकल चुके हैं और जम्मू कश्मीर में भी कल ऐतराज था कुर्सी का, और ये कुर्सी गुलाम अहमद मीर की थी, जिसपे मोंगा ने ऐतराज करते हुए चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को। ताहम आज अपनी ताकत का सामने लाते हुए, ताकत को शक्ति प्रदर्शन जिसे हिंदी में कहते हैं वो करते हुए, गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर में बता दिया कि अभी फिलहाल उन्हें इस कुर्सी से कोई हिला नहीं सकता है। श्रीनगर में कांग्रेस की आज मीटिंग भी हुई, जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बहस की गई, लेकिन आज की इस मीटिंग में सबसे बड़ी नजर या सबसे पहली नजर यही थी कि मोंगा ग्रुप में कितने लोग हैं और गुलाम अहमद मीर के साथ कितने हैं। ये फिलहाल आज की इस मीटिंग में, और इसी पर गुलाम अहमद मीर ने सियासत पर भी बात की। ये कांग्रेस के गलियारों की खबर, लेकिन पीडीपी के साथ साथ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सियासत में आगे चल रही हैं। और आज श्रीनगर में बीजेपी ने भी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में रविंद्र रैना भी थे, कविंदर गुप्ता भी थे, दूसरे सभी लीडरान थे, चाहे वो जम्मू के हों या मरकज से भी कुछ लीडर आए हुए थे। और श्रीनगर में आज की इस मीटिंग के दौरान रियासत की सियासत पर तो बहस की गई, ज़मीनी सूरत-हाल को परखा भी गया, लेकिन मुद्दा आज की इस मीटिंग का कुल मिला के यही देखने को मिला कि नई दिल्ली के फैसलों पर अदम एतमाद नहीं बल्कि इत्मीनान का इजहार किया गया। 370 के हटाए जाने पर बीजेपी ने आज इत्मीनान का इजहार किया, 35A को ख़त्म करने पर बीजेपी लीडर ने श्रीनगर में इत्मीनान का इजहार किया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को बसाने पर इत्मीनान का इजहार किया, और यहाँ की जो सियासी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, उन पर शदीद तनकीद के निशाना, उन्हें तनकीद की गई। और तनकीद करते हुए बीजेपी लीडरान ने यकजुट होकर बताया कि वो अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की सियासत कर रही है। गुपकार डिक्लेरेशन पर भी सवाल उठाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी तक के बयानात को तनकीद का निशाना बनाया गया। बीजेपी खुश तो पीडीपी नाखुश। पीडीपी नाखुश इसलिए क्योंकि महबूबा मुफ्ती बराबर कैद में है, पाबंद सलासल है, और उसी चीज़ को लेके पीडीपी का हर लीडर महबूबा मुफ्ती की रिहाई की बात करता है। लेकिन कल श्रीनगर में जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उस दौरान जो कुछ भी खलफशार देखने को मिला, उसके बाद और भी सवाल उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालात के घेरे में आज दोबारा पीडीपी आ रही है। और आज भी लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर पीडीपी में कौन से वो लोग हैं जो खुद पीडीपी को तोड़ने की कोशिश करें। कल एक कोशिश की गई थी तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन आगे कब तक होगा, क्योंकि माजी में पीडीपी को तोड़ते तोड़ते उसका वजूद बिखेर के रखा गया है। आगे क्या कोई कोशिश होगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन रऊफ भट्ट पीडीपी के सीनियर लीडर श्रीनगर से, हमने उनसे यही पूछा कि क्या है सूरत हाल पीडीपी के अंदर। मैडम महबूबा मुफ्ती जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो पीडीपी है, पीडीपी महबूबा मुफ्ती है। उसके बगैर जो है न पावर यहाँ है न पावर वहाँ है। पावर जो है वो गुफ्कार मैडम महबूब मुफ्ती जो पार्टी प्रेसिडेंट है वही सरबराह है, वही होली एंड सोली है, वही पीडीपी है, पीडीपी वही है।
पीडीपी कभी 4 पीस के, जिन्हें कभी कुछ लोग 4 पीर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 पावर सेंटर्स जो पीडीपी में थे, जिनके आमतौर पे जब बात की जाए तो कहा जाता है कि पीडीपी को दबोचने, इस हालत तक पहुंचाने के लिए वो 4 जिम्मेदार हैं। क्या आज भी वो 4 एक्टिव है? देखिए इस पे ये चीज़ें जो है, देखिए इंसान माजी में हर एक इंसान से गलती होती है, कहीं पर गलती होती है, कहीं पर ठीक चीज़ें होती है। ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। ये चीज़ें कहीं गलती हो फिर उस चीज़ पे फोकस करना कि यही चलाते हैं वही चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टीज़ में इख्तलाफ राय हो सकती है, डजंट मीन्स कि पार्टी यूनाइट नहीं है। पार्टी यूनाइट है, इख्तलाफ राय हो सकती है कहीं पर, वो माजी में भी हुई होगी, तो इसके माने ये नहीं है कि पार्टी जो है कहीं पर तफर्रुक का शिकार है। पार्टी यूनाइट है मैडम महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप में। नहीं, कल हमने जो देखा, जो ये सारा खेल खेल रहा था, निजामुद्दीन भट्ट से शुरू हुआ और उसके पीछे जो लोग थे वो कभी पार्टी के लिए कहा जाता है बड़े जिम्मेदार थे, पार्टी को डुबोने के लिए, वो दोबारा कभी उनके इधर उधर डगमगाते भी रहे, लेकिन अब दोबारा पार्टी में आ चुके। देखिए इस पे कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंसान जो है यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के जज्बात एहसासात के लिए काम कर रहे हैं। सब ने कुर्बानी दी है, 1 साल के बाद ये जेलों से छूटे हैं, अभी भी ये घरों में नज़रबंद है। तो इस तरह इस टाइम पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी पार्टी मैडम महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप में, उसकी लीडरशिप में हम ताबेदार सारे हैं। और जो है मैंने पहले भी अर्ज़ की कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती पीडीपी है। आपसे जितने भी सजेशंस आप दे रही हैं, कहते हैं जब तक महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ नहीं किया जाएगा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ये आपकी पार्टी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं, लोग मानते हैं कि जितनी महबूबा मुफ्ती जेल रहती है इतना पीडीपी का ग्राफ अवाम में बढ़ता जा रहा है। तो महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ कराना पार्टी का ग्राफ कम करने के बराबर नहीं है? देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए मैडम महबूबा मुफ्ती जो है न थकने वाली है न झुकने वाली है। ये तो साबित हुआ, वक्त ने ये साबित कर दिया कि वो तर्जुमानी करती है लोगों के एहसासात और जज्बात की। हमारा मौक़िफ़ है पार्टी का, न सिर्फ हम गुफ्कार डिक्लेरेशन पे स्टैंड है, बल्कि हम चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के साथ साथ मसले कश्मीर पे बात हो, कोई पेशरफ्त ऐसी हो जिससे ये खून खराबा रुके और वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो। उसके लिए ज़रूरत है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात हो और हमेशा के लिए जो ये हर दिन हमारा खून इस ज़मीन पे पड़ता है। बॉर्डर्स पे देखिए आप क्या शेलिंग होती है, यहाँ रोज़मर्रा कितने लोग मर रहे हैं, हालात कितने ख़राब है। 1 साल से लोग जो है घरों में महसूर है। आप देखिए हमारा नेशनल हाईवे है, उस पे देखिए आप किस तरह लोगों को 2-2, 3-3 घंटा रुकना पड़ता है, हमारे पेशेंट्स को रुकना पड़ता है, हमारे मुलाजमीन को रुकना पड़ता है, हमारे बच्चों को रुकना पड़ता है, जबकि आर्मी कॉन्वॉय ट्रैवल करती है। इतने ख़राब हालात, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 अगस्त था, पूरे मुल्क में कहीं नहीं कर्फ्यू था, यहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा, यहाँ घरों में महसूर लोगों को किया गया 15 अगस्त को। आप अंदाज़ा करें कि कितने हालात हुए। इनका ये कहना कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ खेल रहे हैं। ये हम पे हुकूमत करना चाहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे, और ये इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर हम देख रहे हैं, लोग का समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं तो वो हिस्सा लेंगे, चाहे 370 का क्या होता है, जिस तरह उनकी ऑटोनॉमी का हुआ कि अभी वो सिर्फ एक कहानी रह गई है, इसी तरह अगर 370 कहानी भी रह जाती है लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पीडीपी क्या करेगी? देखिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ऐसा जो स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट्स आए हैं या किसी और पार्टी के स्टेटमेंट्स आए हैं, सारे ये कह रहे हैं कि हम गुफ्कार डिक्लेरेशन पे स्टैंड है। जब सारे ये कह रहे हैं कि हम गुफ्कार डिक्लेरेशन पे स्टैंड है, तो फिर किसी इंसान पे, किसी तंजीम पे इल्ज़ाम लगाना, ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। फारूक साहब का परसों का बयान कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, ये आज स्टेटहुड पे फिर स्टेटहुड प्लस उन्होंने ये कहा कि हम पॉलिटिकली स्ट्रगल करेंगे कि नहीं जी, हमें जो स्पेशल स्टेटस इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया था, हमें उनको आज नहीं कल नहीं, हमें इनको ये वापस देना होगा। अगर इनको पीडीपी उसी स्टैंड पे है, पीडीपी उसी स्टैंड बिल्कुल उसी स्टैंड पे है कि आप स्ट्रगल करते रहेंगे। पॉलिटिकली लीगली हम हम इस पे स्ट्रगल करेंगे कि हमारा स्पेशल स्टेटस हमें वापस मिले, जो इस मुल्क के आईन और कानून ने यहाँ के लोगों को दिया था, और वो हमें वो हक वापस मिलना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ जो है पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। हर एक इंसान को बात करने का हक है। जो यहाँ पिछले 5 अगस्त को जो जमहूरियत का कत्ल हुआ था,
पॉलिटिकल प्रोसेस सारा रुका हुआ है, इसको अगर रेस्टोर करना है फिर सबकी बात सुननी होगी, सेंटिमेंट्स और इमोशंस जो लोगों के हैं उसका जो है रेस्पेक्ट करना होगा, उन जज्बातों का जो है ख्याल करके। थोड़ा सा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक सवाल जो है, आप बार बार कहते हैं दिल्ली पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूजुअली सभी लीडर आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दूसरे लीडर, दिल्ली की लीडरशिप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब आप स्टेटहुड लेके 370 पे स्ट्रगल क्या करेंगे, फिर तो भरोसे की बात ही। किसने कहा अभी? ये तो कबल वक्त है। अभी तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस तक हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे, ये तो कबल वक्त है। उससे पहले अगर स्टेटहुड मिलता है तो चुनाव वगैरह में आएंगे। ये जो है ये तो आप ये तो कबल वक्त है। ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये इसका जवाब जो है सीनियर लीडरशिप दे सकती है, और हमारी सीनियर लीडरशिप ने क्लियर वाज़ेह किया है कि जब तक स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ जो है खून खराबा बंद होना चाहिए, पॉलिटिकली जो है बातचीत इस मसले पे होनी चाहिए। जब यूएन में बात इस पे हो रही है, जब आप यूरोपियन यूनियन में इस पे बात हो रही है, जब चाइना के साथ कश्मीर पे बात हो रही है, चाइना तीसरे फरीक के हैसियत से आगे आया है, तो यहाँ के लोगों से बातचीत क्यों नहीं? अगर हम वाकई जब तक ये यहाँ के लोगों के एहसासात, जज्बात की कदर नहीं करेंगे, यहाँ हालात ठीक नहीं हो सकते। आप अंदाज़ा करें दिन ब दिन कितने हालात ख़राब हो रहे हैं कि हर दिन 4, 5, 10 लोग यहाँ मरते हैं, ज़मीन पे खून पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये वाकई दिल्ली सरकार, मरकज़ी सरकार चाहती है कि इस खित्ते में जो अमन आए, इस जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है प्रॉस्पर हो, यहाँ तरक्की हो, यहाँ जो है खून खराबा बंद हो, तो ज़रूरत इस बात की है कि जितने भी लोग बंद है, यहाँ के जेलों में है, बाहर के जेलों में है, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन सबको छोड़कर एक माहौल तैयार किया जाए, उसके बाद सारे स्टेक होल्डर से बातचीत हो। ये सियासत के गलियारों का हाल, लेकिन आवाम का हाल भी बेहाल है। आवाम रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार नारेबाजी करती रहती हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाए हुए हैं और सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों को लेकर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन भी हर मामलात को लेकर सड़कों पर रहते, कंट्रैक्चुअल डिलीवरीजर्स भी इसी मामले को लेते हैं। कल श्रीनगर में कंट्रैक्चुअल्स कफन पहन के निकले थे और आज भी कंट्रैक्चुअल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे। वही बात, वही मामला, सरकार तक वही बात पहुंचाते हुए बता रहे थे कि सरकार ने कई बार वादे किए हैं, हर बार वादा किया, अमल आया नहीं। अब की बार भी सरकार क्या वादा ही करेगी या वादे पे वफा भी करेगी? और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए लोग बता रहे थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट ने जो प्रोग्राम दिया है, उसके तहत हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जो यहाँ के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के कैजुअल लेबर्स है, यहाँ के सीजनल लेबर्स है, यहाँ पे हम आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर में है। और हमारे जो यहाँ पे आज जमा होने का मकसद सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो हमारे साथ हमेशा एक मजाक किया है, 25 सालों से हम गवर्नमेंट को अपनी जो ज़िंदगी है वो दी है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है। हमारे जो कैजुअल लेबर्स है जिनको 20-20 साल, 25-25 साल हो गए, हमारे जो सीजनल लेबर्स है जिनको 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए, अभी तक इनके रेगुलराइजेशन के बारे में गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया। ये कंट्रैक्चुअल्स उन महकमों के जो सरकार के पास दर्ज है, लेकिन हम दूसरे कंट्रैक्चुअल्स भी आपको दिखाएंगे। ये वो हैं वो जो सरकार के खाते में दर्ज हैं, लेकिन टूरिज्म सेक्टर में और वादी कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर पर जहां सियासत तो बहुत हुई है, लेकिन उसको रिवाइवल करने के लिए अभी कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। ताहम यहाँ कंट्रैक्चुअल्स और कैजुअल्स नारेबाजी करते हुए पुराने से लेकर नए पैसे का मुतालबा करते रहते हुए यही बताते रहते हैं कि सरकार ने कई बार वादे किए थे। गुलमर्ग में भी आज ये लोग जुड़े हुए थे इसी मुद्दे को लेकर, वहां पे भी नारेबाजी की और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी नारेबाजी की। टूरिज्म से वाबस्ता कंट्रैक्चुअल्स की ये नारेबाजी गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक। हम जीडीए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से हैं, पिछले 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम पिछले 20 सालों से इस डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं और 14,000 फीट पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर गुलमर्ग में। और यहाँ पर स्नो इतना होता है कि 10 फीट, वहाँ पर उस वक्त भी हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और हमारी जेन्युइन डिमांड ये है कि हमें हमारी सर्विस जो है वो रेगुलर किया जाए, हमारे सर्विस को रेगुलाइज किया जाए और हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इसलिए हम मुतल्लका गवर्नर साहब से, इंतजामिया से अपील करते हैं कि अब की बार हमारे साथ ऐसा न हो जो पिछली हुकूमतों में किया है। पिछले गवर्नर साहिबान जो थे गवर्नर इंतजामिया में, उन्होंने भी वादे किए और आते और चले गए, हमारा वादा अब तक पूरा नहीं है। इसलिए आपकी वसादत से मैं गवर्नर साहब से एक बार पुरजोर अपील करता हूं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करे।
और मनरेगा के लोग भी लगातार हड़ताल पे हैं। आज उनका दूसरा हफ्ता हो चुका है और इस दूसरे हफ्ते के दौरान दूसरे हफ्ते की हड़ताल के दौरान लगातार मनरेगा से जुड़े मुलाजिम हड़ताल करते हुए, नारेबाजी करते हुए सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। और कुपवाड़ा में भी ये नारेबाजी की गई। मनरेगा के मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में, या यूँ कहें यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों में नारेबाजी करते हुए मुतलका हुकाम तक बात पहुँचाने की कोशिश की और बात पहुँचाते हुए यही बताया कि न मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, न हाल कोई है और कुल मिला के सारी सूरत बेहाल बनी हुई है। हमारा एक ऑर्डर बना था जो शीतल नंदा जी ने निकाला था 7/7/2018 में कि हमें अमेंडमेंट करनी है रिक्रूटमेंट रूल्स, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स में, और हमें सपोर्टिंग स्टाफ जो है एमजी नरेगा में, इनको हमें एब्जॉर्ब करना है, जम करना है डिपार्टमेंट में। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक वो ना फाइल का पता हमें है और ना ही उसका कोई रिजल्ट आया, क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे 24/7 हमें काम करना पड़ता है। हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं और राउंड द क्लॉक हम हर एक स्कीम में काम करते हैं। जो हमारी डिमांड एक ही है कि हमारे लिए जो कमेटी फ्रेम हुई थी हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके लिए हमें डेफिनेटली हमें डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करो। कुपवाड़ा में मनरेगा मुलाजमीन का मुजाहरा, लेकिन कुपवाड़ा में मनरेगा के साथ साथ केरन से आए हुए लोगों का मुजाहरा था। केरन कुपवाड़ा का वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ पे आए रोज़ खबरें बनती रहती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, गोलाबारी की। लेकिन आज केरन से चल के ये लोग कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर आए थे। मामला कोई बड़ा नहीं था, मामला था कि केरन का तहसीलदार कुर्सी खाली तहसीलदार नहीं, और कुर्सी खाली होने की वजह से न उनके बच्चों का डीओबी बन सकता है, न उनके बच्चों का डोमिसाइल बन सकता है, न उनका स्टेट सब्जेक्ट बन सकता है, न उन्हें राशन कार्ड बन सकता है। और कुर्सी खाली होने की वजह से, केरन के तहसीलदार की कुर्सी खाली होने की वजह से वहाँ की आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अपनी परेशानी लेकर वो कुपवाड़ा में जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हुए थे, बात पहुंचाने के लिए केरन के लिए कुछ हो सके, कोई काम बड़ा नहीं, एक तहसीलदार को भेज दीजिए। कम से कम 100 फाइल है, ना हमारा डोमिसाइल बन रहा है, ना हमारी एएलसी बन रही है। केरन में बिल्कुल 3 महीने से तहसील बंद है। सिर्फ जिस दिन डीसी साहब गए थे उस दिन तहसीलदार साहब एक दिन गए और डीसी साहब के साथ वापस आ गए। हमारी डिमांड ये है कि मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द केरन में तहसीलदार को तैनात किया जाए। और जो आज 4th क्लास की लास्ट डेट है जो फार्म भरने की, कम से कम 7000 पोस्ट जो है एएलसी कैटेगरी के लिए निकली है, लेकिन हमारे केरन में इस वक्त कम से कम 150 बंदों की एएलसी पेंडिंग है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एक तो डीसी साहब से मेहरबानी करके वो आला हुकाम से कहें एक तो डेट एक्सटेंड की जाए और फौरी तौर केरन में तहसीलदार साहब को तैनात किया जाए। केरन कुपवाड़ा के लोग और कुपवाड़ा पहुंचे हुए थे तहसीलदार की खाली कुर्सी को बचाने के लिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि मुक़द्दस आयाम यानी मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस दिन चल रहे हैं और इस दौरान पानी की सबीलों का एक मामला बहुत पुराना है। बहुत पहले से पानी की सबीलें रखी जाती हैं और पानी की सबीलें रखते हुए लोगों को पानी पिलाया जाता है। शरबत वाला पानी होता है, कहीं साफ पानी होता है और रज़ाकाराना तौर पर ये देखने को मिल रहा है। और बडगाम में ये सबीलों का सिलसिला आज भी जारी था और आज भी इस मुहर्रम के आयाम के दौरान जो मुहर्रम के जुलूस या मुहर्रम के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको पानी की सबीलों से पानी पिलाया जाता था। पानी जो वो पुरानी याद ताज़ा करता है, जो उस वक़्त की याद ताज़ा करता है, जो तारीख़ का हिस्सा है, और उसी पानी की सबीलें आज पिलाई जाती थी। इसके ज़रिए हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो आज आयाम आज़ाद चल रहे हैं करबला में किस मकसद के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। और पानी, जहाँ तक सवाल है पानी देना इस सवाब है। इसमें ये नहीं समझते हम कि ये कौन है, लेकिन पानी देना सवाब है। और इस पानी को हम शोहदाए करबला की यादगार में हम यहाँ लोगों को पानी पिलाते हैं। और अब आपको श्रीनगर के छानपोरा के खान कॉलोनी के लोगों की बात भी पहुंचाते रहेंगे। अरबाब इक़्तिदार तक ये बात कि छानपोरा के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे, बात बता रहे थे कि उनके इलाके में पीएचई डिपार्टमेंट पाइपें बिछा रहा है, लेकिन पाइपें किस तरह की बिछा रहा है वो थोड़ा सा उस पर वाविला उठा रहे थे। हम खान कॉलोनी छानपोरा से आए हैं। आपकी वसातत से हम एक बात कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से। 27 दिन पहले एक ठेकेदार आया, उसने हमारे गलियों में कुछ वाटर की पाइपें डाली, पानी की पाइपें डाली। तो ठीक है, उसने डाली, 5-6 गलियां हैं। एक गली में उसने डाली पाइप 1 इंच खान कॉलोनी में,
बाकी जो गलियां हैं उसमें उसने 1.25 इंच पाइप डाला। हमने उसको कहा भाई ये क्या मसला है, एक ठेकेदार भी एक है, ये एजेंसी भी एक ही है, डिपार्टमेंट भी एक ही है, कॉलोनी भी एक ही है। एक गली में आप डालते हैं 1 इंच पाइप, दूसरे गलियों में आप डालते हैं 1.25 इंच, इसका क्या मसला है? इसने कहा ये जी ऐसा ही चलता है, वो है ये है। फिर हम गए AEE के पास, उसको हमने कहा भाई आप हमें अपना वर्क ऑर्डर दिखाइए, जो हमारे अलॉटमेंट है वो दिखाइए। उसने हमें वहाँ से धक्के दे के निकाला, उसने कहा मेरे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है। अब हम गवर्नमेंट से इतना कहना चाहते हैं कि अगर 1.25 इंच ही है वर्क ऑर्डर में तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर 1 इंच है तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक गली में 1 इंच की पाइप, दूसरे गलियों में 1.25 इंच की पाइप, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है हमारे साथ? तो चलिए, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।